नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे मोदी का दौरा, विपक्ष के सवाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरे के दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद मां डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। दरअसल दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे करीब 11,970 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। यह एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा है और इस एक्सप्रेस वे से देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्री महज 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी उत्तराखंड की हजारों करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करेंगे। इसमें 1000 मेगावाट क्षमता वाले टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और बनबसा लैंड पोर्ट शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले ही पिछले साल उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान पीएम की ओर से दी गई 1200 करोड़ रुपए की घोषणाओं का मामला चर्चा में आ गया है। दरअसल प्रदेश में अगस्त 2025 में आई आपदा के बाद पीएम 11 सितंबर 2025 को उत्तराखंड पहुंचे थे। इस दौरान पीएम ने आपदा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं मिल पाई है, जिस पर अब विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर मोदी के दौरे को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का यह मानना है कि वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार में आपदा का धन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इससे गंभीर विषय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। लिहाजा डबल इंजन की सरकार की संवेदनशीलता दैवीय आपदा में दिखाई दे रही है, जिसके चलते भाजपा सरकार से विपक्षी दलों ने जवाब मांगा है। आज इसी पर करेंगे खास बातचीत अलग अलग मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए आने वाले हैं। उनके उत्तराखंड दौरे की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जहां एक ओर पुलिस प्रशासन विभाग सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का रोड मैप तैयार कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और परिवहन विभाग की ओर से तमाम रणनीतियां तैयार की गई हैं। पीएम की जनसभा में आने वाले लाभार्थियों के लिए परिवहन विभाग 2300 बसों की व्यवस्था कर रहा है। सभी अन्य संबंधित विभाग भी अपने अपने तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के दौरे से पहले विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर आपदा के समय पीएम के 1200 करोड़ रुपए से जुड़े विषयों को लेकर कई सवाल खड़े किए। तो वहीं 1200 करोड़ रुपए की घोषणाओं के एवज में राज्य को प्राप्त धनराशि के सवाल पर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि ये प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के साथ मुख्य सचिव की बैठक हुई है। ऐसे में बहुत जल्द ही पैसा राज्य को प्राप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से राज्य में अनेक योजनाएं आगे बढ़ी हैं, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे एम्स की संचालन हो या नया एम्स खुलना हो, हमारी हेली सेवाएं बढ़नी हो, यात्राएं चाहे आदि कैलाश की उन्होंने स्वयं यात्रा करी हो या माणा गांव जाना हो, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उसको पहले गांव की संज्ञा दी, या पिछले ही साल या हमारी शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करना हो या आपदा की स्थिति हो, हर समय में प्रधानमंत्री जी हम सब लोगों का हमेशा प्रोत्साहन करते हैं, हमेशा राज्य की सहायता करते हैं। इस बार भी आ रहे हैं तो इस बार बड़ी सौगात हमको देने वाले हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे चालू होने वाला है, उसके चालू होने से बड़ी देश भर के लोगों को भी और विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को बहुत सुविधा दिल्ली जाने के लिए होनी है और दिल्ली से आने के लिए होने वाली है। वो अंतिम चरण में है। अभी भारत सरकार के साथ में चीफ सेक्रेटरी सर की बैठक हुई है और वो प्रोसेस में है। बहुत जल्दी पैसा आपको मिलने की संभावना है। सर आया भी है कुछ पैसा आने वाला है बहुत जल्दी। नहीं, प्रदेश के अंदर व्यापक स्तर पर जो है देवी आपदा आई और देवी आपदा आने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपया देने की बात की, लेकिन आज इसी तक जो है प्रधानमंत्री की जो घोषणा थी तदनुसार धन उपलब्ध नहीं हो पाया है। और दूसरी अजीबोगरीब स्थिति ये हो गई है कि राज्य सरकार ने कहा कि पहले तो 5000 कुछ का आकलन था देवी आपदा से हुई नुकसान का, बाद में वो बढ़ करके 7000 समथिंग हो जाता। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, उसके बावजूद भी देवी आपदा का धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इससे गंभीर विषय दूसरा कोई हो नहीं सकता है। और
डबल इंजन की संवेदनशीलता देवी आपदा में दिखाई दी। देखिए, जैसे ही दुर्भाग्य रूप से उत्तराखंड में इस बार आपदा आई और आपदा की त्रासदी इस बार बहुत ज़्यादा थी और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उन सभी क्षेत्रों में जाकर के जो जनता के साथ जो आत्मीयता होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसका प्रकटीकरण किया है और इसीलिए जनता का विश्वास भी आदरणीय धामी जी के प्रति और प्रबल हुआ है। तो जहाँ तक कांग्रेस का ये आरोप है, ये प्रत्यारोप है, कांग्रेस हमेशा हमेशा से ही जो है इन उत्तराखंड के जन सरोकारों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास करती है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी आपदा के कारण से जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, वहाँ कुछ धनराशि आवंटित हुई है और कुछ प्रक्रिया में है। हम समझते हैं निश्चित रूप से जो कुछ ही समय में जो शेष धनराशि है वो भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपदा को लेकर 1 साल समय पूरा होने जा रहा है। जिस आपदा में धराली में बड़े सैलाब आने के कारण जालमान का करोड़ों का नुकसान बीते समय में हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस आपदा के दौरान अपना कैंप लगाकर जन समस्याओं को सुनते भी नजर आए थे। साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था। अब प्रधानमंत्री देहरादून के दौरे पर 14 अप्रैल को आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से विपक्ष दल नाखुश नजर आ रहा है। विपक्ष आपदा के जख्मों को भरने की बात पर अड़ा है, तो वहीं भाजपा का मानना है कि कांग्रेस का उत्तराखंड के सरोकारों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर विश्वास करती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ धनराशि प्राप्त हुई है, कुछ प्रक्रिया में है। ऐसे में जल्द ही बची हुई धनराशि भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का आगमन उत्तराखंड में हो रहा है, अच्छी बात है, स्वागत है उनके आगमन पर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का। लेकिन साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि आपदा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। हो सकता है किसी कारण में देरी हो गई हो, लेकिन चूंकि अब स्वयं प्रधानमंत्री जी का आगमन उत्तराखंड में है, इसलिए इस अवसर पर उस घोषणा को पूरा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से वापस जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने खुद के मुख्यमंत्री तक की बात नहीं मानी। उन्होंने 5700 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और केंद्र से जो टीम आई थी उन्होंने भी लगभग इसी के आसपास जो है बताया था कि नुकसान हुआ है, नुकसान का जायजा लेने का कार्य किया था। 1200 करोड़ सिर्फ उन्होंने दिए थे, जो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह थे। और जब ये बात विपक्ष ने उठाई थी तो भाजपा के नेता और प्रवक्ताओं ने कहा था ये तो पहली किश्त है। तो क्या कल प्रधानमंत्री जी जो है 5700 करोड़ जो डिमांड थी धामी जी की, उसकी क्या दूसरी किश्त लेके आएंगे? अगर लेके आते हैं तब तो ठीक है, नहीं लेके आते हैं तो ये जो प्रेम है देवभूमि की तरफ जो दिखाने का प्रयास करते हैं, वो ये समझ आ जाएगा कि ये प्रेम तभी उमड़ता है जब चुनाव होता है। और अभी चुनावी वर्ष है, आप देखिएगा एक नहीं कई बार मोदी जी यहाँ पधारने का कार्य करेंगे। और मुझे तो लगता है कुछ दिनों में ये भी कह देंगे कि मैं पिथौरागढ़ में बचपन में रहता था, वहां मैंने पढ़ाई की थी, फिर मैं पौड़ी चला गया और वहां से मैं पहाड़ों के रास्ते गुजरात पहुंच गया। तो ये कहानी है नरेंद्र मोदी जी की। अब देखते ये है कि आगे दूसरी किश्त कल देते हैं या नहीं। नहीं, बेबुनियाद आरोप है। 1200 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की कृपा से हमको मिले हैं। उनमें बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम अभी प्रस्तावित हैं और भी हमने धनराशि मांगी है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चारधाम यात्रा के रूटों के लिए 471 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जो पिथौरागढ़ वाला हाईवे है कैलाश मानसरोवर जो चाइना बॉर्डर तक जाता है उसके लिए, और बद्रीनाथ धाम वाला हाईवे और केदारनाथ धाम वाले हाईवे के लिए 471 करोड़ रुपया और आया है। और इस तरीके के आरोप लगाकर कांग्रेस अराजकता पैदा करना चाहती है और बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को बरगलाना चाहती है। और जनता को कांग्रेस की असलियत का पता है, वो इनकी बातों में आने वाले नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, हम काम करने वाले लोग हैं, हम इनकी तरह जनता को बरगलाने वाले लोग नहीं हैं।
उत्तराखंड राज्य में मानसून के दौरान 5 अगस्त 2025 को धराली हर्षिल में आपदा आने के बाद प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आपदा आने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और देहरादून में भी आपदा जैसे हालात बने थे, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नुकसान का आकलन किया गया और विभाग ने करीब 5,702.15 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम तैयार कर भारत सरकार को भेजा था। उसी दौरान उत्तराखंड के दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को तात्कालिक राहत पैकेज के रूप में 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस राहत पैकेज से राज्य को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री अपने दौरे पर मंगलवार को आ रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। साथ ही बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कई चुनावी घोषणाएं भी कर सकते हैं। विपक्षी दल प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की जद्दोजहद में अभी से अपने सवालों को लेकर समय मांगता नजर आ रहा है। ऐसे में उठते सवालों से विषय गंभीर दिखाई देता है और अगर अभी भी कुछ अनियमितताएं हैं तो उन्हें पूरा करने की जरूरत है, वरना विपक्ष के सवाल भी जायज होते दिखाई देंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं आरपी रतोड़ी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनोज सैनी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से, कैप्टन राकेश ध्यानी जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, और पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से, रतनमयी ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आरपी रतोड़ी जी के साथ कर लेते हैं। रतोड़ी साहब, प्रधानमंत्री के दौरे से आम जनता खुश होती है, प्रदेश को बड़ा लाभ होता है, लेकिन उस आपदा की तस्वीरों को हम सब धराली हम सब ने देखा, पूरी दुनिया में उन तस्वीरों के बाद जो हम क्योंकि देख पा रहे थे किस तरीके से सब कुछ आसपास का तबाह कर गई थी वो तबाही। 1200 करोड़ की राहत मिली थी, लेकिन अब तक धरातल पर नहीं पहुंच पाई। आखिर ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री का तो वो रहता है कि हम सीधा 1 रुपया डालेंगे तो 1 रुपया खाते में जाएगा, चवन्नी अठन्नी कुछ कटने का रहता ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो पूरे 1200 करोड़ का आता पता नहीं चल पा रहा है, विपक्ष का कहना है। जी, विपक्ष का काम अपना काम है, उसको अगर वो हमारी तारीफ करने लगेगा तो उसका विपक्ष नाम खत्म हो जाएगा। अच्छा। उसको कहना भी चाहिए, लगातार अपना विपक्ष का मोहरा दिखाना चाहिए, पर वो सच्चाई की तरफ होना चाहिए। ये 1200 करोड़ में से मैं आपको बता दूं 467 करोड़ पहली किस्त पहुंच गई थी, लेकिन ऐसा नहीं। सरकार ने कहा है कि हम स्थायी रूप से कैसे पुनर्वास करें, आप डीपीआर बना करके दें। ये पहली की डीपीआर बना के भेजी सरकार ने, सचिव स्तर पर उस पर थोड़ा सा कहा कि ये ठीक नहीं, इसको स्थायी रूप वाली बना के दो। ये टेम्पररी काम की तरह नहीं है कि केदारनाथ आपदा में कैलाश खेर को नचाने के 12 करोड़ जो पुनर्वास मिले थे, आप 12 करोड़ में कैलाश खेर को दे दे, गाना गा दे, नीचे कंकाल पड़े, नर कंकाल, उनके ऊपर वो गाना कर रहे थे। ये ऐसा पैसा हम नहीं चाहते हैं, और ना भाजपा इस तरह के काम करती है कि पैसे का दुरुपयोग हो। ये हमारी सबकी गाड़ी कमाई का पैसा होता है, देश का पैसा होता है। नहीं तो अनाउंसमेंट के बाद देश तक पहुंचे तो आपने कहा कि इतना पैसा प्रधानमंत्री आए थे, राहत दे गए थे, लेकिन वो राहत उन लोगों तक नहीं पहुंची जो इससे आपदा से सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। जाने कितने परिवार तबाह हो गए थे। हाँ गरिमा जी, अगर आप इस हमारे उन स्थलों पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि अब नई यात्रा जो धराली में तबाह सड़क हो गई थी, अब पुनः तैयार हो गई है। वो वहां से गंगोत्री यात्रा आप करेंगे, आप देखेंगे कि धराली में पूरी तरह से सड़क यातायात जो है आवागमन के लिए शुरू हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं कि जो विस्थापन का है उसकी प्रक्रिया, वो कहा गया कि स्थायी रूप से इनका पुनर्वास कैसे हो, इसके लिए आप डीपीआर बनाओ। तो ये थोड़ा सा हिला हवाली जो आधिकारिक तौर पर अधिकारियों की तरफ से हुई, उस पर सरकार ने उनको कठोर कहा भी कि आप तत्काल तुरंत बनाएं। हम उस तरह से नहीं चाहेंगे कि ये बंदर बांट हो, ये सरकार का पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जोशीमठ के लिए किस तरह से वो पैकेज दिया है, और अभी सड़कों के लिए ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के लिए कहा नहीं है। पिछली बार जब आए थे कितना प्रेम है, अरे जब से वो प्रधानमंत्री बने 17 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री
इतने छोटे राज्य में 17 बार कोई आया होगा तो शायद नरेंद्र मोदी है। ये ऐतिहासिक ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन प्रदेश को क्या देकर गए, नजर उस पर ज्यादा होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आते हैं और बड़ी सौगातें देकर जाते हैं, लेकिन बस ये है ना कि उनकी बातें, उनके वादे पूरे होंगे तो शायद जनता ज्यादा खुश होगी। खैर, हम लौटते हैं गरिमा जी निश्चित तौर पर होंगे। ठीक है सर, गरिमा जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी बात है आपके पास में। मनोज सैनी जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका। मनोज जी, आरपी साहब का कहना है कि भाई 17 बार प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, सबसे ज्यादा उत्तराखंड आने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो उनके द्वारा दिया गया लाभ है वो आम जनता तक पहुंचे। विपक्ष क्यों आवाज उठा रहा है? उनका कहना है कि पहुंच रहा है पैसा, सभी तक मदद पहुंच रही है, अगर घोषणाएं की गई हैं तो वो दिया भी गया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, रतूड़ी साहब की हम सारी बातें मान लेते हैं। कई बार तो ये तक हुआ है कि विधायकों को जितना पैसा मिलता है वो पूरा नहीं खर्च कर पाते, क्योंकि विकास की शायद जरूरत ही नहीं रहती, वो वापस चला जाता है पैसा। प्रधानमंत्री राहत कोष वाला भी शायद ऐसे ही कोई कारण देकर कल को अगर ना इस्तेमाल हो पाया तो बता दिया जाएगा। लेकिन नुकसान जिन लोगों का होता है, क्योंकि वो तस्वीरें वो अपने आप में सब कुछ बयान कर रही थी कि उस आपदा में कितने सारे लोगों का सब कुछ तबाह हो गया होगा। तो आपको और आपके हमारे को-पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और 14 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सबसे पहले तो उनका स्वागत है, लेकिन ये जो दौरा है उनका ये चुनावी पर्यटक ना रह जाए और जुमलेबाजी का दौरा ना रह जाए, इसलिए हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वो जो 1200 करोड़ रुपए की आपने तत्कालीन घोषणा की थी आपदा के लिए पूरे उत्तराखंड में, जिस तरह आपने बताया, आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया, धराली में, देहरादून में और अन्य जगह में जो आई थी, उसमें तत्कालीन की वो आवश्यकता थी, आमजन की आवश्यकता थी। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि सड़कें बन रही हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है और ये हो रहा है। सड़कों का निर्माण और जो राजमार्ग का निर्माण है ये तो सरकार का दायित्व है, लेकिन जिन लोगों ने अपना आशियाना खोया, अपना सब कुछ खोया उस आपदा में, उनको क्या मिला? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि 5 साल पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बना देंगे। आज हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वो जो आपने वादा किया था, जो आपने जुमलेबाजी की थी, आज उत्तराखंड कहां पर है? हम बात करें आपराधिक घटनाओं की, तो महिला अपराध से जुड़े जितने भी घटनाओं में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड आज पहले नंबर पर है। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने इसको, जो महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें नंबर 1 के लिए कहा था या किसी और के लिए? दूसरा, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकिता भंडारी वाला मामला था, हमें प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, और वो आए, जब जनसभा में आए तो इस चीज को बताएं, जहां उत्तराखंड की जनता को बताएं। उत्तराखंड की जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि अंकिता भंडारी की जो सीबीआई जांच के आदेश सरकार ने दिए थे किसी दूसरे व्यक्ति की तहरीर पर, ना कि उनके माता पिता की तहरीर पर, तो उसे बताएं कि वो सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है। 4 महीने हो चुके हैं, ये उत्तराखंड की जनता को धोखा दे रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं। और ये भी बताएं कि वो वीआईपी, जिसका तथाकथित जो वीआईपी है, जिसका बार बार नाम आ रहा है अंकिता भंडारी मामले में, आखिर वो भाजपा का वो वीआईपी कौन है? कौन है वो वीआईपी? ठीक है, खैर वो अलग सवाल है। देखिए वो अलग सवाल है मनोज जी, मुझे लगता है वो उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी आज की डेट में देहरादून क्राइम कैपिटल बन चुकी है, और आप भी देख रहे हैं, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, उत्तराखंड की जनता भी देख रही है कि जिस तरह से खुलेआम आपराधिक घटनाएं देहरादून की सड़कों पर हो रही है, उससे क्राइम कैपिटल हम कह सकते हैं कि देहरादून की उत्तराखंड की राजधानी क्राइम कैपिटल बन चुकी है। ठीक है, हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री को क्या निर्देश देंगे कि वो इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, कई सारे सवाल, कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। बिल्कुल, आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, खासतौर पर अब बढ़ते अपराध, ठीक है, बढ़ते अपराध को लेकर भी चिंता है। ठीक है सर, फिर जुमलेबाजी हो। ठीक है सर, लौटेंगे अब आपके पास में मनोज जी। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर करके जाएं। ठीक है, पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से हमारे साथ में जुड़े हुए। थपलियाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपदा धन को लेकर जोरदार सियासत प्रदेश में शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो जो धन था वो शायद आवंटित ना हो सका, लाभार्थी, जिसको असल जो लाभार्थी है, जो पीड़ित हम कह लें, उस तक शायद नहीं पहुंचा। यही वजह है कि उन 1200 करोड़ का जिक्र बार बार हो रहा है। प्रधानमंत्री फिर से पहुंचेंगे। जब भी कहीं पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रदेश की जनता ये आस लगाकर बैठती है कि कोई राहत देकर जाएंगे, कोई बड़ा पैकेज देकर जाएंगे। घोषणाएं हो जाती हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। क्या यही वजह है कि जनता नाराज रहती है?
जी, उत्तराखंड की जनता माननीय मोदी जी को बहुत प्रेम करती है, भगवान मानती है, और उस भगवान के चप्पे चप्पे पे होर्डिंग लग चुकी है। करोड़ों रुपए की होर्डिंग लग चुकी है उस बाबा की, जो 12 साल से सत्ता में है, लेकिन जनता एक एक कदम पे मेरा मुख्यमंत्री अपनी और उसकी होर्डिंग लगाकर हमें चिढ़ा रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति 17 बार आया, लेकिन 17 बार किस लिए आया ये प्रवक्ता नहीं बता पाएगा। वो हम जानते हैं कि हमारी छाती पे मूंग डलने के लिए आया 17 बार। यहां फोटो की जो इन्होंने यहाँ पे एक प्रयोगशाला बना रखी है, और उस प्रयोगशाला का ये अग्रदूत, वैसे कहने के लिए हम लोकतंत्र देश में रहते हैं जिसमें कि देश सर्वोपरि होता है, लेकिन आज ऐसी पार्टी हमारे आगे आ गई है जो एक व्यक्ति को सर्वोपरि मानकर चल रही है, भगवान मान के चल रही है। और कैसे बोलते हैं कि ये विपक्ष ऐसा बोलता है, विपक्ष ऐसा, शर्म आनी चाहिए इनको। जिस व्यक्ति ने केदारनाथ की आपदा में जिस कर्नल ने देवदूत का काम निभाया था, जो कांग्रेस शासनकाल में उसने पुनर्जीवित किया जिस केदारनाथ को, वो आज कर्नल चिल्ला चिल्ला कर इनकी जमात का कर्नल बना हुआ है, और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है उनके पीड़ा जो थराली में जमीन के नीचे जमीन दोष हो चुके हैं, और उनको निकालने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। उनके जो परिजन हैं खूब आंसू रो रो के निका, ये जो धूर्त है, जो वोटों के सौदागर हैं, जिन्होंने इस देश को बेवकूफ बनाकर एप्स्टीन फाइल तक जिन्होंने खोल दी है, ऐसे व्यक्ति की पूजा करने के लिए हम विवश हैं कल 14 तारीख को। क्योंकि कल एक जो हमारे यक्ष चक्र के द्वारा अभी लोगों की एक सड़क बनी है दिल्ली से देहरादून तक, जिस देहरादून में पूरे लोगों को ढकेल दिया जाएगा और देहरादून के लोगों की सांसें लेनी मुश्किल होंगी कल से। उसकी खुशियां मनाने के लिए जिस व्यक्ति ने जिसकी माइंड की परिकल्पना थी, जिस मिनिस्टर की, वो कहीं नहीं दिखाई देगा। प्रधानमंत्री कल हमारे जसवंत जो ब्रेड ग्राउंड बना हुआ है उसमें करोड़ों रुपए के टेंट लग रहे हैं, मेला लग रहा है। तमाशों की राजनीति ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज कहीं का आज लोग, मैं आज धरना स्थल से आ रहा हूं मैडम, वहां एकता विहार से, जहां पे कल हमारे कैप्टन ध्यानी साहब भी वहां पे थे, और उन्होंने देखा कि किस पीड़ा से युवा गुजर रहे हैं। लेकिन इन धूर्तों को कोई मतलब नहीं है, हमें मालूम है। अभी मैं सैनी साहब बोल रहे थे ये गैरसैंण की बात करेगा, ये फलाने अंकिता की बात करेगा, ये किसी की बात नहीं करने वाला। हम इसको कई साल से सुन रहे हैं, जो बातें ये मुख्यमंत्री गुजरात बतौर बोलता था उसका उल्टा आज बोल रहा है, और देश चुप है। ये कल मतलब किस तरह से एक आदमी हमारे आगे गंभीर बन के आ जाता है और देश में बाहर जाता है ठीक बिना बात करके हमारा सर झुकाता है। व्यक्ति को पूछ रहे हैं। चलिए, बड़ी नाराजगी आपको नजर आती है। ठीक है सर, इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ और हम विवश हैं ऐसे छोटे की मात्र की। चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा मुझे लगता है थपलियाल साहब, नाराजगी आपकी ठीक है, आप विपक्ष में होने के नाते नाराजगी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रधानमंत्री के पद की गरिमा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री है, लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमानों को भी जोड़ते चलेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं कैप्टन राकेश जानी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूके की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे आपदा धन को लेकर जो सियासत प्रदेश में छिड़ी हुई है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, क्या वो लाजमी है? क्योंकि जिस तरीके से पारदर्शिता नहीं हुई अलग अलग बड़े बजट्स को लेकर, तो सवाल उठने लगे। लेकिन क्या सिर्फ विरोध जताने के लिए ऐसा किया जा रहा है? अगर पारदर्शिता इसमें अपनाई जाती और विपक्ष सेटिस्फाई होता तो क्यों प्रश्न उठाएगा? जवाब देने के लिए आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वही नहीं बोल पा रहे हैं। उनसे 1200 करोड़ का हिसाब मांगा तो वो जो है ऑल वेदर रोड की बात करने लगे। चलो एनीवे, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। उत्तराखंड का कल्चर है कि हम तो अतिथि देवो भव वाली रीति पे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है। वो उस सड़क का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं जिसमें कल ही बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट भी हुआ है। अगर इन चीज आप कल वो अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो थोड़े दिन बाद वो सैन्य धाम का लोकार्पण करने भी आएंगे। हम तो उम्मीद लगाते हैं कि भाई साहब इलेक्शन से पहले आप एक बार जो है हमारी अस्थायी राजधानी गैरसैंण का भी लोकार्पण कर दीजिए, तो हम आपकी वाह वाह करेंगे। हम बिल्कुल भी एक सवाल भी नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आप वो करेंगे नहीं। 95% उत्तराखंड की जनता चाहती है कि गैरसैंण राजधानी बने, ताकि ये जो क्रिमिनल लोग जो है शहरों में आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ से भाग जा रहे हैं, वो कम से कम पहाड़ों में वो सब आए। पहाड़ में अगर राजधानी बन गई तो वो सब कम हो जाएगा। लेकिन आज बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, आपने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से यहाँ बिठा दिए, झारखंड से ले आए, सारे क्रिमिनल माइंडेड है। जब क्रिमिनल लोगों को आप यहाँ पे ठेका दोगे, संरक्षण दोगे, तो वो खुलेआम जो है यहाँ पे माहौल बिगाड़ेंगे, और वो बिगड़ रहा है। दिनों दिन हत्या हो रही है, लड़कियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, गले काटे जा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश में आ रहे हैं तो भारत का प्रधानमंत्री बन गया है, न कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया है। प्रधानमंत्री है, आपने ये बोला कि शब्दों की मर्यादा भी रख लीजिए, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनका जो आजकल का जो कैरेक्टर बन गया है, वो एक बीजेपी के प्रधानमंत्री ज्यादा हो गए और भारत के प्रधानमंत्री कम। आपने आज ये बताइए पहाड़ों के लिए किया क्या है, क्या मिला? आज 25 साल हो गए, 25 साल में हमारे पास एक अस्थायी राजधानी नहीं है, और आप बड़ी बड़ी लोकार्पण करने आ रही। 471 करोड़ हमने यहाँ लगा दिए, 8000 करोड़ का देहरादून में हम जो है फ्लाईओवर बना रहे हैं, एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। अरे देहरादून को जरूरत नहीं है, जरूरत है पहाड़ों को। पहाड़ों में आप सुख सुविधा दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, सड़क दीजिए, लोग अपने आप पहाड़ों में जाएंगे। लेकिन आपने वहां से पहाड़ों से लोगों को भगाया, नीचे लिया है प्लेन्स में, और पहाड़ की जमीन जो है गुजरातियों को और दूसरे बिजनेसमैनों को वहां दे दिया है। उनके लिए आप कर्णप्रयाग टनल से रोड भी लेके जा रहे हैं। आपकी जो ट्रेन जाएगी उससे नुकसान किसका है? सबसे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर रोजगार तो है नहीं। जो हमारे टैक्सी वाले थे, जो ट्रैफिक वाले, उनका नुकसान हुआ है। तो फायदा किसको पहुंचा? फायदा केवल बड़े बिजनेसमैन को पहुंचा है, चाहे वो कर्णप्रयाग रेल मार्ग हो, चाहे वहां पे जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपने बनाए हैं ऊपर बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, होटल हो गए, रिजॉर्ट हो गए, रोपवे हो गए, वो किसके? वो केवल हम लोग तो वहां पे नौकर मात्र रह गए। वो बिजनेसमैन केवल फायदा, आपने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने केवल उत्तराखंड को एक बिजनेस स्पॉट देखा हुआ है कि यहां से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, और उसी पे वो काम करते आ रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आए और लोगों की जो इच्छाएं हैं कि गैरसैंण राजधानी हो, उसको डिक्लेयर करके जाएं, ताकि हम जो है अपना जो पुनः गांव की ओर चले, अपना आधार कार्ड गांव का बनाए, सुख सुविधा मिलेगी तो क्यों नहीं जाएंगे हम वहां पर? लेकिन प्रधानमंत्री जी वो नहीं करेंगे। और जितने भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उत्तराखंडी हैं, सो कॉल्ड उत्तराखंडी, वो उनका तो विवेक खत्म हो चुका है, उनके अंदर संवेदनशीलता भी नहीं है, ना उनकी इच्छा शक्ति है। अब प्रधानमंत्री जी से ही हमें उम्मीद है कि आप आ रहे हैं। इन मंदबुद्धियों से तो हमें कोई विश्वास है नहीं कि ये कुछ करेंगे। आप शायद कुछ ना कुछ उत्तराखंड को एक सौगात दें। हमें आपका देहरादून विकास नहीं चाहिए। देहरादून का विकास करना होता, आज 25 साल हो गए, एक प्रॉपर फ्लाईओवर नहीं है देहरादून के अंदर। ट्रैफिक की स्थिति आप देख लीजिए, और कोसते हैं कांग्रेस को, और ऊपर से आज बोल रहे हैं कि अभी नरकंकालों के ऊपर नाच रहे हैं। क्या 150 आदमी अभी भी जो है थराली में नहीं है जमीन के नीचे? क्या किया है सरकार ने उनको निकालने के लिए? ठीक है, चलिए अभी जवाब लेंगे। ठीक है सर, ठीक है राकेश जी, अभी इस सब पर जवाब लेंगे हम लोग तो हिसाब से, लेकिन उससे पहले डोभाल जी काफी देरी से बने हुए, उनको भी हम जोड़ते चलते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। डोभाल जी, क्या वाकई जो आपदा आई थी उसको लेकर काम नहीं किया गया सही तरीके से? 1200 करोड़ का राहत देने की बात कही गई थी, लेकिन क्या वो उन लोगों तक पहुंची जो इससे पीड़ित थे? बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लापता हैं,
उनको काम बताया जा रहा है कि उनके सर्च ऑपरेशन नहीं चले, बल्कि सड़क बनाकर ये दिखाने का प्रयास किया गया कि सब कुछ ठीक हो गया है। जितना नुकसान हुआ था, क्या उसकी भरपाई असल में हो पाई है? धन्यवाद। देखिए, ये इस पर तो मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं रतूड़ी जी, उन्होंने ही साफ गोई से कह दिया कि हमारी सरकार के अधिकारी एक डीपीआर नहीं बना सके अभी तक। उस आपदा की 1 साल हो गया है, ठीक है, और इसलिए वो पड़ा। मुझे लग रहा है कि जो घोषणा की थी 1200 करोड़ रुपए की, वो ट्रांसफर हो गया हरिद्वार में कुंभ के लिए 2027 की ब्रांडिंग के लिए, वो उसमें उसको भेज दिया गया। ये तो इस तरह से चीजें करते हैं। मैं तो उस घराली में गया हूँ 3 दिन, मैंने उस समय आपदा में वहाँ रुक के उसको देखा। आपके ही जो कर्नल हैं अजय कोठियार, वो तो आपके पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा संभव है कि वो जो 147 डेड बॉडियां वहाँ पड़ी हुई हैं उनको निकाला जाए, उनका अंतिम संस्कार हो जाए। और लोगों को अभी जब तक आप कोई देख नहीं लेते, बॉडी नहीं मिलती है, तो किसी को चैन नहीं पड़ता। हमारा कोई अगर मर जाए, हम उसको देख लें कि भाई हाँ खत्म हो गया तो ठीक है, लेकिन अभी कैसे मान ले आप कि ये लोग मर गए? जब इतनी पीड़ा को आप नहीं समझ सकते हैं तो फिर और क्या है? ये इस दूसरी चीज ये है कि आप जो सड़कों में इसका मैं पहले शुरू से कहता हूँ कि हम जो पब्लिक सेक्टर की सड़कें थी, सार्वजनिक सड़कें थी, उन सारी सड़कों को इन्होंने बेच दिया है व्यापारियों को, अपने मित्रों को, और वो उस पर टैक्स वसूल कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं हम। जो आपकी हमारी बचत की पूंजी जो हम आड़े वक्त के लिए बैंकों में रखते हैं, उस पैसे को वो व्यापारियों को दे रहे हैं और वो अपना उन सड़कों पर नाच कर रहे हैं। हमने हेली सेवा नहीं मांगी आपसे। पहले सेवा तो हिमालयी राज्यों में तमाम साइंटिस्ट, पर्यावरणविद कह रहे हैं कि इससे छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, लेकिन आपको उड़ना है, आपको अपने मित्रों को उड़ के वहां बाईपास करके मंदिरों में दौड़ाना है, और इस तरीके से पॉपुलेशन आप जो पर्यटन पर आ गया है, ये गंभीर सवाल है गरिमा हमारे पहाड़ों के लिए। हमको भीड़ नहीं चाहिए उत्तराखंड के लोगों को। हमें इन्होंने पॉलीथीन का डस्टिंग डंप बना दिया, उसको डस्टिंग जोन बना दिया, पूरा प्लास्टिक का कचरा करके। वहाँ तीर्थाटन के लिए लोग आते थे, और ये अब लोग वहाँ हनीमून बनाने के लिए आ रहे हैं। ये इनको शर्म नहीं आती। सनातन धर्म की बात करते हैं ये लोग, देवभूमि की बात करते हैं। कौन सी देवभूमि आप बनाने जा रहे हैं? जो क्या क्या नहीं वहां पर हो रहा है, क्या क्या नहीं देखा जा रहा है, वो तो अब सब जगह आ गया। लेकिन ये सरकार को, हमें उम्मीद थी कि भाई आपको करना, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है, और उम्मीद रहती है प्रधानमंत्री कहीं भी राज्य में जाते हैं तो सभी लोगों को, जैसे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, नहीं मान, लेकिन रहता है प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ देखे जाएंगे। लेकिन जब आप देखे ही किसी लालाओं को देखे जा रहे हैं, घोषणाएं आप कर रहे हैं, असल पीड़ित तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, ठीक है, हमने देखा था बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है सर, चलिए लौटेंगे आपके पास। तो आज वो होटल बंद पड़े हुए हैं, गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे हो आप। ठीक है सर, रतूड़ी साहब से हम जवाब ले लेते हैं, वो बने हुए लगातार हमारे साथ में। ठीक है, डोभाल जी लौटेंगे आपके पास में। रतूड़ी साहब, आम जनता तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। इसी फिल्टर को लेकर पहले बीजेपी बड़े सवाल उठाती रहती थी कि भाई हम जितना पैसा भेजते थे सरकार से भेजा जाता था, आम जनता तक उतना पहुंचता ही नहीं था। अब वही चीज़ यहाँ पर भी निकल कर आ रही है। आपने 1200 करोड़ की राहत राशि की बात कह दी, लेकिन क्या उन लोगों को मदद मिली? कितनी गाड़ियाँ, कम से कम 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ बह गई थी उस आपदा में। जिन लोगों ने वो गाड़ियाँ खरीदी होंगी, क्या उनको किसी तरह की कोई मदद मिली होगी? जिनके घर, होटल, सब कुछ तबाह हो गया, ताश के पत्तों की तरह हम सब ने देखा था बिल्डिंग्स को गिरते हुए, क्या उन लोगों को मदद मिल पाई? वो दोबारा से स्टैंड अप हो पाए? सिर्फ सड़कें बना देने से क्या मान लिया जाए कि आपने सब कुछ बेहतर कर दिया? वो 1200 करोड़ आपने कहाँ खर्च कर दिए? गरिमा जी देखिए, चैनल पर मैं कुछ भी कहूँ, ये तो मेरी संतुष्टि है कि मुझे भरोसा कहाँ होना चाहिए। उन लोगों को, आपको मालूम होगा कि जो बेघर हुए उनको राज्य सरकार ने बाकायदा मकान का किराया, जब तक उनको पुनर्वास का, क्योंकि मैंने कहा नहीं कि ये सरकार गंभीर है कि उनका, हम पूरी तरह से जगह का चयन होता है, निर्माण होगा। ये नहीं है कि हवा में बांट दिए और वो उड़ गया।
हम उनके परमानेंट पुनर्वास की चिंता में हैं और राज्य सरकार पहले स्थान का चयन कर रही है। समय कोई बहुत बड़ा साल भर में सब कुछ पुनर्वास नहीं होता। 2013 के आपदा में कांग्रेस 16 तक थी, जरा कितना पुनर्वास हुआ था जरा इन्हीं से पूछ लो। ये बहुत 60 साल तक सत्ता में रहने वाले बड़े बयानबाजी कर रहे थे। अरे हमें पता है, हम देहरादून से अपने गांव लमगांव, मेरा गांव पड़ता है, दूसरे दिन पहुंचना पड़ता था। आज हम 4.5 घंटे में अपने गांव पहुंच रहे हैं। हमारे दोनों फौजी मेरे मित्र हैं, क्योंकि मैं भी फौजी, मेरा बेटा भी, दामाद सारे फौजी हैं, मेरे जितने रिश्तेदार हैं हम फौजी हैं। लेकिन हम सब पुनः यहाँ आकर के देहरादून से, और दर्द हम पहाड़ का यहाँ से। अरे भाई, आप यूकेडी के हमारे ध्यानी साहब हैं, अरे आप तो दोनों सरकारों में रहे, सरकारों को झुकाने का काम किया आपने। कहा आपने गैरसैंण के लिए आप 5 साल बीजेपी के साथ, 5 साल कांग्रेस। रतूड़ी साहब, ये तो बहुत गलत बात है। मतलब सत्ता में पूर्ण रूप से आपको रहने का मौका मिला और कांग्रेस का, और आप यूकेडी से ये सवाल कर रहे हैं कि गैरसैंण को लेकर उन्होंने आवाज उठाई कि नहीं? तो भैया मैं कह रहा हूँ ना, जो आज आवाज उठा रहे हैं तब क्यों नहीं उठाई? उन्होंने तब भी उठाई थी। तो आपने क्या किया? आप उनसे सवाल पूछने वाले कोई नहीं होते सर। रतूड़ी साहब, ये सवाल यूकेडी से नहीं बनता है। यूकेडी हमेशा से इस मुद्दे को लेकर खड़ी रही है। आप लोगों ने क्या किया? मैंने आपको आराम से सुना, बीच में टोकने का काम नहीं है। नहीं रतूड़ी साहब, आप गैरसैंण को लेकर राकेश जी से सवाल पूछेंगे? पूछेंगे तो उन प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा आपको। राकेश जी आप रुकिए। राकेश जी मैं आऊंगी आपके पास। राकेश जी आप रुकिए। आपने प्रश्न किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। राकेश जी आप रुकिए, मैं जवाब लेती हूँ। रतूड़ी साहब, लेकिन आप गैरसैंण के लिए राकेश जी को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आप किस मुंह से ये सवाल यूकेडी से पूछ सकते हैं? मैं तो ये कहती हूँ, आप और कांग्रेस दोनों को पूर्ण रूप से मौका मिला, आपने समर्थन लिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि राकेश जी या यूकेडी उसके लिए जिम्मेदार है। भाषा ठीक रखो सर। मैं अपनी क्या होता है, किस मुंह से क्या होता है? बिल्कुल। आपकी जगह कोई और प्रवक्ता होता, मैं उससे भी ये कहती, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता ये सवाल करने की हिमाकत नहीं कर सकता यूकेडी से। सत्ता में नहीं थे वो सत्ता में पूर्ण रूप से वो नहीं थे सर। सत्ता में पूर्ण रूप से वो नहीं थे सर। और मैंने आपसे कौन सी गलत भाषा का इस्तेमाल किया? एक व्यक्ति सरकार को हिला सकता था। आप क्या कर रहे थे? अरे आप तो 30 मार्क का है, आपकी पार्टी क्या कर रही थी? आप हिलाते सरकार को, आप लेकर क्यों नहीं आए गैरसैंण के लिए? अभी तो डबल इंजन की सरकार है। बहुत गलत बात है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले उसका पुनर्गठन, जो प्रदेशों के पुनर्गठन का अधिनियम अध्यादेश जारी हुआ था, उसको देख लो कि पहली निर्वाचित सरकार राज्य की राजधानी का गठन करेगी, जगह का निर्णय करेगी, वो कांग्रेस को करना था। कौन सी निर्वाचित सरकार? कांग्रेस ने गलतियां की, आप उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। रतूड़ी साहब, ये जवाब नहीं है सर, प्लीज चलिए। मैंने मान लिया आपकी। रतूड़ी साहब, अरे सुनिए सर, गलती कांग्रेस की थी ना, आपको क्यों लेकर आए थे? ताकि आप उसी गलत राह पर चलते रहे? नहीं रतूड़ी साहब, आपको जनता ने इसलिए नहीं लेकर आई। नहीं, पूछिए कांग्रेस को। मैं पूछ लूंगी कांग्रेस से, सत्ता में आप है, डबल इंजन की सरकार आप लेकर बैठे हुए हैं। आपको बड़े कदम उठाने चाहिए थे। कांग्रेस को हमने फेल मान लिया, कांग्रेस को हमने फेल मान लिया। ये हम वरिष्ठ आदमी, आप जरा कांग्रेस को। सर मैं बिल्कुल धैर्य रखी हूँ। मैंने अपनी भाषा में भी कोई गलत शब्द नहीं बोला आपसे। आप जो बोलती है ना भाषा, तो नाम गरिमा पर गरिमा के अनुसार नहीं बोलती। सर प्लीज, मैं सवाल ऐसे ही करूंगी। आप मुझे मेरे नाम का मतलब न समझाएं, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। मुझे बहुत तरीके से पता है। आप कुछ भी सवाल, क्या घटिया प्रश्न है? कांग्रेस को मैंने फेल मान लिया सर, कांग्रेस को मैंने फेल मान लिया। आप यूकेडी से कह रहे हैं कि उन्होंने स्थायी राजधानी नहीं दी आपको? प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार है। चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है राकेश जी। उन्होंने काम नहीं किया, जनता ने नकार दिया। आपको तो लेकर आए थे। चलिए हो गया सर, प्लीज राकेश जी रुक जाइए। राकेश जी रुक जाइए। चलिए हो गया रतूड़ी साहब, हो गया। जब सवाल आपको ऐसे लगेंगे ना, तो आप फिर आप सोचेंगे कि मैं मीठे मीठे सवाल अपने नाम के हिसाब से दे दूं, तो सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगी।
मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं माफी चाहती हूँ आपसे और पूरी बीजेपी से। ठीक नहीं है। मेरी भाषा बिल्कुल ठीक है, मेरी भाषा आप उसे जज करने वाले, मुझे सर्टिफिकेट देने वाले कतई कोई नहीं बनते सर। जब सवाल ऐसे किए जाएंगे तो भाषा क्या, आपको मेरे शब्द, आपको कुछ अच्छा, आपको सवाल ही अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको सवाल अच्छा नहीं लगेगा, तब आप मेरी भाषा पर, मेरे विचारों पर, सब पर सवाल उठाएंगे। चल, आपकी भाषा को जज नहीं कर सकता। हाँ कैसे कर सकती मेरी भाषा? बिल्कुल, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगी। चलिए ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास में। आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी, अब और मेहमानों को जोड़ते करके सवाल पूछे। मैंने सवाल पूछा, उसका सही जवाब नहीं मिलेगा, अपोज करूंगी, बार बार करूंगी, कोई भी बैठा होगा उसके सामने करूंगी। आप मुझे मेरी ना तो भाषा समझाइए ना मेरे नाम का मतलब। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ में मनोज सैनी जी जुड़े। मनोज सर प्लीज सर, मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, अब आप भी शांत रहेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है मनोज जी, आप बोलिए। कांग्रेस को तो हमने फेल मान लिया था, हमने मान लिया कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। मैं आपके सामने ये बात कह रही हूँ, यही वजह है कि जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप तो बाहर बैठे हैं ना। मैं जब कह रहा था तो आप क्यों बीच में कह रहे हैं कि आपकी भाषा ये? मैंने आपकी भाषा, मैंने ये कहा, आप ये सवाल नहीं कर रहे हैं सर। रतूड़ी साहब, मैं अभी आपसे नहीं बात कर रही हूँ, और मेहमानों को जोड़ते चले। रतूड़ी साहब, हम और मेहमानों को जोड़ते चले। रतूड़ी साहब, हम और मेहमानों को भी जोड़ लें प्लीज सर, प्लीज। मनोज जी, आप जवाब दीजिए। कांग्रेस तो फेल थी, कांग्रेस को 2 बार से जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब कांग्रेस से ही हम अभी भी विपक्ष में बैठकर उम्मीद कर ले कि वो स्थायी राजधानी प्रदेश को दे देगा। कांग्रेस से उम्मीद करें हम? मैडम, विपक्ष का काम है जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाना, और कांग्रेस लगातार उस मुद्दे पर अपना काम कर रही है। और अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता थे, उनकी बौखलाहट से साफ झलकता है। जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर की बातें कर रहे हैं, उनकी साफ बौखलाहट बता रही है कि कल मोदी जी सिर्फ चुनावी भाषण ही देंगे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। सड़कों का, जैसे हमारे मित्रों ने बताया, भी सड़कें। रतुड़ी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में थोड़ा सभ्यता का आप भी ध्यान रखें, थोड़ा सा सभ्यता। और ठीक है प्लीज आप लोग आपस में कोई बातचीत नहीं, प्लीज सर। मनोज जी, आप बोलिए। रतुड़ी साहब, मैं आऊंगी, लास्ट रिएक्शन लूंगी मैं आपसे। हाँ मैडम, सड़कों का जो गुणगान कर रहे हैं, वो सारी सड़कें बैंकों में गिरवी रखी है, ये इनको मैं बता दूं और आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं। तीसरा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और विपक्ष का काम है प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, उनका काम है जवाब देना, क्योंकि वो सत्ता में डबल इंजन की सरकार है। पूरी 2022 से पहले जब चुनावी सभाएं हो रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से कहा था, उत्तराखंड में आके, जो ये बता रहे हैं 17 बार आए हैं महामानव जी, कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आ रही है। अब फिर आ रहे हैं 17वीं बार प्रधानमंत्री जी। तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने पहाड़ का कितना पानी रोका और पहाड़ की जवानी को कितना रोका। इस पर एक श्वेत पत्र क्यों ना वो जारी करें कि हमने ये काम किया है, पलायन रोकने में ये काम किया है। लेकिन इनके पास कोई सवालों के जवाब नहीं है जनता के। इनके पास तो जुमलेबाजी है और सिर्फ खोखले वादे हैं, जो ये लगातार पिछले 12 वर्षों से करते आ रहे हैं। अभी भ्रष्टाचार, मैडम एक सेकंड, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, सभी का रिएक्शन। भ्रष्टाचार के मामले में सहकारिता मंत्री पे विधायकों ने खुलेआम आरोप लगाए कि इन्होंने सहकारिता विभाग की जो नौकरियां थी उन्हें बेचने का काम किया। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या उसकी जांच होगी या नहीं होगी। ये भ्रष्टाचार का इन्होंने अड्डा बना दिया उत्तराखंड को, और यहाँ से लूटो और खसोटो और दिल्ली ले जाओ। इनका सिर्फ इतना ही काम रह गया। हमारे जो सवाल हैं वो जनता से जुड़े सवाल हैं, और प्रधानमंत्री जी जब कल आ रहे हैं तो इन सवालों का, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, भ्रष्टाचार हो और पलायन पे, इन पे हमें जवाब हम आशा करेंगे कि प्रधानमंत्री इस पर जरूर बोलेंगे, वरना तो ये हो जाएगा ये चुनावी पर्यटक के रूप में आए और यहाँ चलिए अभी प्रधानमंत्री को आने तो दीजिए। चुनावी रैलियां सबकी होंगी सर, आपके नेता भी आएंगे और ऐसे ही वादे करके जाएंगे। चुनावी रैलियों, चुनावी साल है, उससे पहले रैलियों में और क्या उम्मीद करते हैं आप? चलिए सर, वीआईपी पर बताएंगे कभी। ठीक है सर, ठीक है। रतूड़ी साहब, मैं आती हूँ आपके पास। रतूड़ी साहब रुक जाइए, सैनी साहब प्लीज सर रुक जाइए। चलिए रतूड़ी साहब और सैनी साहब रुक जाइए। ठीक है मनोज सैनी जी, सर प्लीज सर शांत हो जाइए। मनोज जी प्लीज, चलिए आप बताइए, सत्ता में आप हैं। चलिए रतूड़ी साहब शांत हो जाइए। डोभाल जी का रुख करेंगे आप। अरे प्लीज आप दोनों ही लोग शांत रहिए भाई, दोनों लोगों को म्यूट कर दीजिए प्लीज, दोनों लोगों को म्यूट कर दीजिए।
मनोज सैनी जी सर शोर मचाने आए हैं क्या आप? म्यूट कर दीजिए प्लीज दोनों लोगों को। पूछ रहे हैं। चलिए, शोर मचाने के लिए ऐसा लगता है कई सारे लोग आ जाते हैं, एक एक करके नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी अपनी बारी में नहीं बोलना है। डोभाल जी का रुख करेंगे हम सर। हाँ देखिए, बात सही है जो भाजपा प्रवक्ता है रतूड़ी जी, वो भी पहाड़ के रहने वाले। मैं नहीं समझता हूँ कि जो दर्द हमें है उन्हें नहीं होगा, जरूर होगा। जो पर्वतीय लोग हैं, जो कष्टों में हम लोग हुए, आगे बढ़े, ये सब कुछ है, वो उनको भी होगा। लेकिन चूंकि वो डोभाल जी मेरा एक सवाल है, मैं आपसे चाहती हूँ क्योंकि पक्ष देना वो लेंगे। मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि इन 25 साल हम रजत जयंती वर्ष मना चुके हैं। अभी भी हम एक जिसके लिए उत्तराखंड बनाया गया, उस उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री कल जब यहाँ आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ये उम्मीद तो हम उनसे कर सकते हैं कि ये इस राज्य को एक कैपिटल तो दे दो। ठीक है हमारे जरूरत है। चलिए ठीक है, कहीं जीके में पूछा जाएगा कि आपका कैपिटल कौन है, तो हमारे पास क्या जवाब है? वो तो फेल ही होगा। ठीक है डोभाल जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं वही अपना सवाल ऐड ऑन करना चाहती थी। चलिए, लेकिन आप अपनी बात रख चुके हैं। हम कैप्टन राकेश जी उनको भी सुनेंगे, उससे पहले थपलियाल साहब को सुन लेते हैं। थपलियाल साहब, आप क्योंकि यूकेडी में भी रहे हैं, आप स्थानीय हैं और स्थानीय दलों से हमेशा आपका एक बड़ा जुड़ाव रहा है। ये डबल इंजन की सरकार में तो और तेजी से विकास की रफ्तार जो है वो चलनी चाहिए थी, वादे पूरे होने चाहिए थे। और हम ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, नहीं खरे उतर पाए अपने वादों पर, जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। आप लोगों को तो कभी सत्ता में पूरी तरीके से आने का मौका ही नहीं मिला, अलग अलग दलों के साथ रहे। आपको लगता है कि आप लोगों के पास या उन दलों के पास इतनी पावर थी, इतनी पावर थी आप लोगों के पास में कि कम से कम स्थायी राजधानी का फैसला ले पाते? अरे डबल इंजन की सरकार, क्या कमी रह गई थी? जनता ने भरपूर समर्थन दिया, साथ दिया, उनसे भी हम ये उम्मीद ना करें। वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। अरे कांग्रेस ने नहीं किया तभी तो आप आए, आप पर भरोसा दिखाया जनता ने, पूरा विश्वास दिखाया, बार बार दिखाया, हर एक चुनाव में आपका साथ दिया। आप कह रहे हैं कांग्रेस की गलती है? अरे कितने साल कोसेंगे? 25 सालों का प्रदेश है आपका। हाँ देखो, सिंपल सवाल है कि जब ये अभागा राज्य बना 2000 में, इसके साथ 2 अन्य राज्य बने, झारखंड और छत्तीसगढ़, और वो राज्य राजधानी के साथ बने। और इस अभागे राज्य को बिना राजधानी का इस भाजपा ने बिना राजधानी का हमारे सिर पे डाला, जो असंवैधानिक है। ये जो कितने मैच्योर आरपी रतूड़ी, जो इतने सीनियर नेता है, उनको नहीं मालूम कि 2 अन्य राज्य राजधानी के साथ डिक्लेयर हुए, उत्तराखंड बिना राजधानी का डिक्लेयर हुआ। ये अपराध किसने किया? इसका अपराधी भाजपा की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने किया हमारे साथ। उन्होंने जो अपराध किया, जिस दिन लोगों को पता लगेगा इनको नंगा दौड़ाएंगे सड़कों पे। लेकिन इन्होंने अरबों खरबों रुपया करके लोगों को बेवकूफ बनाने का जो ठेका ले रखा है, और बेवकूफ बनाने की सबसे बड़ी मशीन कल 14 तारीख को जसवंत मैदान में होगी, सबसे बड़ी मशीन। और उस मशीन में जिस तरह से, मैं एक चीज बता दूं, कल एक ही मुद्दा कल डिस्कस हो रहा है प्रधानमंत्री महाराजा के आगे किसान यूनियन का तोमर गुटका मिलाया जा रहा है। साहब, किसानों की समस्या सुनो। जिस पहाड़ में खेत खलियान सूने पड़ गए हैं, जिस पहाड़ में आज शिक्षा, स्वास्थ्य और जंगली जानवरों के आतंक के कारण हम भयभीत होकर, चलिए जल्दी से हम राकेश जी को सुनेंगे, फिर रतूड़ी साहब के पास जाएंगे। रतूड़ी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी बताइए सर, स्थानीय दल कब इतना कर पाने के काबिल हो पाए उत्तराखंड में? शायद यही वजह है कि आज तक उनको एक परमानेंट राजधानी भी ना मिल पाई। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि स्वतंत्र भारत का ये पहला राज्य है जिसको एक अस्थायी राजधानी के बिना जो है राज्य बनाया गया। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ, सम्मान करता हूं आपका, उम्र हमारी भी कम नहीं है। जो आंदोलन के समय हम भी अच्छे कर रहे थे, हम भी नौकरी पे थे उस समय, लेकिन हमारे परिवार के लोग भी उस आंदोलन में थे। तो अपने आप को श्रेष्ठ समझाने की कि हम आंदोलन में थे, हम बड़े हैं, उस गलत फहमी मत रहिए। और जो मीडिया आपकी बात में हाँ मिलाएगा, उसको आप बिल्कुल सही से बात करेंगे। और जो आपकी बात में थोड़ा, राकेश जी आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं समझ गई। आप अगर उत्तराखंडी हैं, आप बोलिए अपने मुंह से कि उत्तराखंड की राजधानी कैसे नहीं होनी चाहिए। आप अगर पक्ष में नहीं है, एक बार मेरे
मुंह से बोल दीजिए आप कि हम नहीं बनाएंगे गैर शहरी राजधानी, हम गैर शहरी राजधानी के पक्ष में नहीं है, हम मान जाएंगे। फिर हमें जो करना है, जो आंदोलन जो है 94 में हुआ, वो आंदोलन करके हम राज्य अब हम आपके पास मांगने नहीं आएंगे, अब हम छीनेंगे इसको। अगर आपको गलतफहमी में है तो वो गलतफहमी भी हम ठीक सर, जल्दी से, ठीक है सर, ठीक है राकेश जी, चलिए जल्दी जल्दी से छोटा छोटा और रिएक्शन लेंगे हम सबका। रतूड़ी साहब को पहले सुन लेते हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए ताकि हम आपको सुन सके। रतूड़ी साहब, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां और उम्मीद जनता ने आपसे लगा रखी है क्योंकि आप पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है। रतूड़ी साहब, आवाज मिल रही है आपको? मेरे ख्याल म्यूट है। आज हर वर्ग सड़क में आंदोलन स्थल में बैठा हुआ है। अरे यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलिए अब राकेश जी, सर प्लीज, एक साथ बोलने से आवाज नहीं आती। रतूड़ी साहब आप बोलिए। अनम्यूट सर, अनम्यूट करेंगे आप तो हम आपको सुन पाएंगे, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही अभी। हेलो जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। आ रही है, बोलिए बोलिए। देखिए, उत्तराखंड राज्य जिन मुद्दों पर बना था, आज ऐसा नहीं है कि हम उन मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास 8 मेडिकल कॉलेज, ये उपलब्धि है। आज हमारे पास एम्स है, हाँ। 2 एम्स है, ये उपलब्धि है। आज 1 लाख करोड़ का कर्ज भी है। राकेश जी प्लीज, सर राकेश जी प्लीज, कोई बीच में नहीं, प्लीज चलिए आप बोलिए। कर्जा तो कोई प्रदेश ऐसा नहीं है। जरा मुझे उसका घर का नाम बताना जिस घर पे भी थोड़ा बहुत कर्जा न हो। ये तो देश है और प्रदेश है, विकास जब होगा। अच्छा, आप मुझे उस प्रदेश का नाम बताइए जिसके पास एक स्थायी राजधानी नहीं है। मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। देखिए, मैंने पहले कहा था आपको कि जब पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन उत्तराखंड का अध्यादेश अधिनियम जारी हुआ था, 2 राज्यों की तय हुई थी और इस राज्य का हुआ था कि जो भी पहली निर्वाचित सरकार होगी वो राज्य की राजधानी तय करेगी। ये पहली निर्वाचित थी कांग्रेस की। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हुई। हाँ ठीक है, हमने मान लिया। पार्टी एक तरफ बढ़ी है, हमने मान लिया, कांग्रेस की गलती मान ली। सुनिए तो भाजपा एक तरफ आगे बढ़ी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की। आज वहां सत्र आहुत किए जाते हैं। हम एक कदम और आगे, जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा निश्चित तौर पर राजधानी भी घोषित करेंगे। लेकिन गलती जिनकी है भुगतना तो उत्तराखंड की जनता को पड़ रहा ना। अगर वो अधिनियम के अनुसार हमने मान लिया उन्होंने गलती की थी, उसको सुधारने का काम क्यों नहीं किया गया? रतूड़ी साहब, आप गलती गिना रहे हैं लेकिन हम उसे सुधारने की बात कर रहे हैं। गलती को बार बार याद करने से वो सही नहीं होती, उसको ठीक करना पड़ता है। निश्चित पर सुधार तो हो रहा है ना। ग्रीष्मकालीन ना भारतीय जनता पार्टी स्थायी राजधानी की जो प्रदेश की जनता मांग कर रही है वो व्यर्थ चली जाने दें हम। कब होगी सर? रजत जयंती आप मना चुके, आप राजधानी नहीं ला पाए, बेसिक्स पूरे नहीं हो रहे हैं और आप एडवांस पर पहुंचेंगे तो नई बात बनेगी ना। चलिए ठीक है, ठीक है। मनोज जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से मनोज जी। रतूड़ी साहब, क्या कहोगे तुम? 60 साल वालों ने अभी भाजपा के प्रवक्ता ने मेडिकल कॉलेज गिनाए हैं। मैं आपको बता दूं वास्तविकता धरातल पर क्या है कि हरिद्वार में करोड़ों रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज बना, आज भी वो चालू हालत में नहीं है और उसे पीपी मोड पे दिया गया है। आप उपलब्धियां गिनाएंगे ऐसे नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए शांत हो जाइए। उपलब्धियां गिना देने से आपकी सारी बातें सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। चलिए प्लीज आपस में बहस मत कीजिए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपदा का स्थायी समाधान नहीं मिल पाया, न सिर्फ आप। चलिए शुक्रिया आप सभी का। अरे शांत हो जाइए सर, रतूड़ी साहब और प्लीज आप दोनों लोग शांत हो जाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि राहत जो मिलने की बात सामने आई थी, जो उम्मीद लगाई थी आम जनता ने, वो नहीं मिल पाई और यही वजह है कि वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाई। बड़ी आस लगाकर लोग ये इंतजार करते हैं कि जब प्रधानमंत्री की ओर से कुछ दिया गया तो उसका फायदा सीधे तौर पर पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा ना हो पाने से निराशा हाथ लगती है। फिर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास सौगात प्रदेश को देंगे, देखना काफी अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।